से। और बिहार चुनाव को लेकर लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें एनडीए एक बहुत बड़ी विक्ट्री की ओर फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 237 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है और इसमें बिहार में बीजेपी 78 सीटों पर, वहीं पर जेडीयू 82 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी की बात की जाए तो 34 सीटों पर, कांग्रेस 7 पर, चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआईएमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे। तो ये जो है वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 237 सीटों का आंकड़ा सामने आ गया है और बीजेपी दूसरे नंबर पर, जबकि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए और आरजेडी 34 सीटों पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। चौथे नंबर पर देखिए चिराग पासवान की पार्टी है, 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 22 सीटों पर आगे चल रही है। स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर इस बार हुआ है एलजेपी का। लेकिन जो आरजेडी है वो फिलहाल तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई, जिसका ये कहा जा रहा था कि इस बार देखिए जेडीयू जो है वो किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये देखना होगा। देखिए ये जश्न की तस्वीरें हैं, देखिए ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न मनाते हुए, झंडे लहराते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। 82 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 78 सीटों पर, एलजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है वहीं पर बीजेपी दूसरे नंबर पर और एलजेपी 22 सीटों के साथ यहां चौथे नंबर की पार्टी है। तीसरे नंबर पर आरजेडी 34 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर। बीएसपी भी एक सीट पर आगे चल रही है। एआईएमआईएम की जो 2 सीटें हैं उस पर वो आगे चल रही है। ठीक है। तो देखिए रिएक्शन जो है वो भी हम आपको लगातार सुनाएंगे। और फिलहाल की जो तस्वीर है 237 सीटों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू यहां पर नजर आ रही है और दूसरे नंबर पर बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। चलिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सबका परिचय कराते हैं और चर्चा करेंगे आखिर जो तस्वीर निकलकर फिलहाल विधानसभा चुनाव में सामने आ रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शरद जी बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उमाशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत। और विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय राय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन आपसे ही विनय राय साहब मैं जानना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर 237 सीटों की सामने आई है, क्या कहेंगे आप? यह एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा, 190 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है, क्या आपने उम्मीद की थी कि 190 सीटों पर अगर ये नतीजों में परिवर्तित होते हैं या इससे 2-4 सीटें इधर उधर रहती है, आपने उम्मीद की थी इतनी बड़ी जीत जो है वो एनडीए दर्ज करेगा? देखिए 190 की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप ही के चैनल पे जब मैं बैठा था तब मैंने कहा था कि जो विपक्ष था बार बार कभी मोदी को टारगेट कर रहा है, कभी वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा था, तब मैंने कहा था कि अगर आप स्थानीय मुद्दों को लेकर सामने नहीं आएंगे तो परिणाम आपके हक में नहीं होगा। और तब भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार पे जो लोग हमला बोल रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद देखिएगा नीतीश कुमार को अपने साथ लेने पे उनको दिक्कत न हो जाए। तो परिस्थितियां साफ थी, बार बार एक चीजें समझ में आ रही थी, जब आप स्थानीय मुद्दे उठाते हैं तो आपको जनता पसंद करती है। इस मुद्दे पे मैं देखा हूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार महिलाओं के बीच में लोकप्रिय थे, पहले शराबबंदी करके, फिर 10,000 का जो उन्होंने अचानक सभी के अकाउंट में डाला चुनाव से जस्ट पहले, एक उम्मीद जगाई महिलाओं के अंदर को उनके साथ खड़े हैं। और आधी आबादी ऐसी साइलेंट वोटर है कि अपने घर में भी वो पता नहीं चलने देती है वो किसके साथ जा रही है। तो चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार बिहार में मान्य थे। एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव मैदान में उतरा, पूरी ताकत झोंक कर उसने चुनाव लड़ा। और विपक्ष कहीं ना कहीं अपने उसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता रहा और मुद्दों को लेकर के भटकाव शुरू से लेकर आखिर तक रहा। जिस तरह शुरू से उन्होंने जब वोट अधिकार यात्रा निकाली पहले, तो जब मुद्दा जो बिहार में था उस मुद्दे पर अगर केंद्रित होते तो मसला कुछ और होता। पिछली बार जब परिणाम आया था तो खास तौर पर एनडीए को लग गया था कि तेजस्वी के वोट बैंक क्या है, कितनी टफ फाइट वो देने में कामयाब हुए थे। उस हिसाब से एनडीए ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उसको आखिरकार वो सफल भी रहे अपनी स्ट्रेटजी में। और जो परिणाम निकल के आया इसको तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना आसानी से एनडीए सरकार बनाएगी। हाँ, क्लोज फाइट की बात चल रही थी। उस समय भी कहा गया था कि आमने सामने की लड़ाई में छोटे मोटे दल हैं वो खत्म हो जाएंगे,
जो कि जन सुराज के साथ देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जो संन्यास की बात कर रहे थे कि अगर 30 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार जीतेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जी। जिनके आकलन पे बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव जीतने में कामयाब हुई उनकी स्ट्रेटजी पर, आज उनकी स्ट्रेटजी खुद फेल हो गई बिहार के अंदर और नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के रूप में निकलकर सामने आ गए। ये देखना पड़ेगा, मुद्दा आधारित अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम क्या आपके हक में होगा। मुद्दों से भटकेंगे तो चर्चा में तो रहेंगे लेकिन परिणाम आपके हक में नहीं बिल्कुल है। विनय जी, और आपने मुद्दे की बात की है, मैं उमाशंकर पांडे जी से एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। उमाशंकर जी, जो एक तो रुझान सामने आ रहे हैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। चुनाव आयोग ने 237 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है और देखिए बीजेपी 78, जेडीयू 82 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये 237 सीटों की जो स्थिति है वो फिलहाल सामने आ रही है और चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, देखिए यहाँ पर 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 22 सीटों पर आगे चल रही है। तो बेहतर प्रदर्शन एलजेपी की ओर से किया जा रहा है। सीपीआईएमएल बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रही है। उमाशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो एक प्रतिक्रिया, जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बढ़त फिलहाल एनडीए बनाए हुए हैं और 1 करोड़ नौकरियों का जो एक वादा किया गया था, क्या वो वादा इस चुनाव में जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिखा, वो फेल होता हुआ दिख रहा है? उमाशंकर जी। देखिए शांतनु जी, जो अभी रुझान दिख रहे हैं ये निश्चित रूप से इंडिया के लिए निराशाजनक है और इस चुनाव परिणाम की अपेक्षा हमको एक ईमानदार प्रतियोगिता में नहीं थी। लेकिन ये प्रतियोगिता ईमानदारी से नहीं हुई। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव चोरी किए गए, वही चोरी का अंदेशा कांग्रेस पार्टी को लगातार था और इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। मैं आपके साथी पत्रकार को सुन रहा था। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम देखकर ये उससे थोड़े प्रभावित दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने बिहार का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर 2015, 2020 और अब 2025 में भी लड़ा। स्थानीय मुद्दे क्या थे? पलायन था, बेरोजगारी था, भ्रष्टाचार था। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और पलायन को ही सबसे बड़ा मुद्दा शुरू से लेके अंत तक बना रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, ये चुनाव की शुरुआत माननीय सुप्रीम कोर्ट से करते हैं और आप देखिए क्या किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया को बदला, उसमें गृह मंत्री को शामिल किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से बाहर कर दिया, फिर उन्होंने ये ज्ञानेश को चुनाव आयुक्त बनाकर लाए, फिर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, फिर बहुत कम समय में बिहार में इन्होंने एसआईआर किया और एसआईआर करके इन्होंने करीब 70 लाख लोगों के वोट काट दिए, करीब 1.5 करोड़ नए वोट इन्होंने जोड़े चोरी से। और ये जो परिवर्तन था उसको राहुल गांधी जी भी समझ रहे थे, कांग्रेस पार्टी समझ रही थी। इसलिए एक बड़ा मूवमेंट लेते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ बिहार में वोट लेकिन सर आप उमाशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था, तो 1 करोड़ रोजगार देने की बात तो लगातार की जा रही थी ना इंडिया गठबंधन की ओर से, उससे आखिर जनता क्यों नहीं जुड़ पाई? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? जनता जुड़ी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, जनता बिहार में भी जुड़ी, जनता महाराष्ट्र में भी जुड़ी थी, जनता हरियाणा में भी जुड़ी थी। हाँ, हमारी एक कमजोरी आप कह सकते हैं कि हम उस तरीके से जो वोट चोरी को रोकना था हम रोक नहीं पाए और उसी का दुष्परिणाम अभी के जो मौजूदा रुझान है उसमें। और मैं फिर कह रहा हूं पूरी गंभीरता से, अगर इसी तरीके से वोट चोरी चलती रही तो ना कभी हम चुनाव जीतेंगे और ना ये संविधान रहेगा, ना ये लोकतंत्र रहेगा। मैं और एक गंभीर बात कह दूं, मोदी जी जब से 2014 में आए हैं वो एक बात कह रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप जानते हैं ये क्या है? 2026 में डिलिमिटेशन होना है। इस डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डेमोग्राफिक नजरिया है वो बदल दिया जाएगा, उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। एसआईआर पूरे देश में चल रहा है और सब जगह आपको 29 राज्यों में और पूरे देश में आपको सिर्फ और सिर्फ भाजपा मिलेगी और फिर मोदी जी खुद को मरते दम तक देश का प्रधानमंत्री बना लेंगे। लोकतंत्र, संविधान सब इस देश का डस्टबिन में चला जाएगा। ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा शरद त्रिवेदी जी के की, लेकिन उससे पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जी मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो बिहार के चुनाव को लेकर के इनसे बात करेंगे। सर, एनडीए इसमें आगे चल रही बढ़त पर है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर?
तो ये मैं पहले ही बोल चुका 3 महीने पहले। ये मेरे 2 बयान हैं। ये 3 महीने पहले का कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है, और फिर 10 अक्टूबर का, उस समय भी मैंने बोला था कि इस चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार जी ने एनडीए को और बीजेपी को पहले ही मोदी जी को सौंप दिया है। अब आप बताइए, मैं आज जो अभी तक के सामने आ रहे हैं नतीजे, उसमें तो मेरी बात सही साबित हो रही है। भाई, जब 80 लाख वोटों की चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, मरे हुए लोगों के साइन करके फॉर्म जमा कर दिए जा रहे हैं, जिंदा लोग पहुंच नहीं रहे फॉर्म करने, जमा करने, उसके पहले उनके फॉर्म जमा हो जा रहे हैं, तो क्या चुनाव है ये? तो मैंने भी बोला था कि भाई हम भी जाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन अज्ञानेश कुमार जी ने जीत का प्रमाण पत्र पहले ही बीजेपी और एनडीए को दे दिया है। ये मेरा एक बार का नहीं, कई बार का बयान है, और कोई इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये नहीं कि कोई आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं 3 महीने पहले ये बात बोल चुका। लेकिन आप गए भी थे वहां पर। हाँ, मैंने स्वीकार, हमारी पार्टी लड़ रही तो हम जाएंगे प्रचार के लिए, हम भी गए थे प्रचार के लिए। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो शरद जी, संजय सिंह को भी आपने सुना और उमाशंकर पांडे जी को भी सुना। बॉटम ऑफ द लाइन यही है कि बिहार का चुनाव भी चोरी कर लिया गया है और बीजेपी ने चोरी कर लिया है इलेक्शन कमीशन के सहयोग से। सबसे पहला आरोप आप पर यही लग रहा है। शांतनु जी, देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, ना जन न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये मुझे बेहद खुशी है कि हमारा सारा विपक्ष सिर्फ आंगन को टेढ़ा बता रहा है, लेकिन इन्होंने काम क्या किया है उसकी जनता ने इनको जवाब दे दिया। 20 साल पहले जब बत्ती आई थी बिहार में तो लालटेन बंद हो गई थी, और उस समय जब एनडीए की सरकार आई थी तो उस समय 500 मेगावाट बिजली बनती थी वहां पे। आज 5000 मेगावाट बन रही। उस समय जितनी गुड़गांव में बिजली बनती थी उतनी पूरे बिहार में बिजली बनती थी, और आज 5000 मेगावाट बिजली बन रही है। जिस तरह का विकास का कार्य हमने वहां किया है, जिस तरह के वहां पे जो समाज में जो लोक कल्याण के कार्यक्रम किए हैं, ये लोग सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे थे। हमने ना जाति, ना संप्रदाय, ना संस्कृति, ना धर्म कोई देख के कोई काम नहीं किया है। जो जिसको जरूरत थी उसको हमने वो चीज मुहैया कराई है। बिहार, आप देखें कि बिहार सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। ये हमें जानने की जरूरत है कि पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक कंट्रोल किया जाता। आज की तारीख में भी 6 देशों के प्रधानमंत्री बिहार मूल के हैं। तो बिहार जो है अभिज्ञ नहीं है, न मूर्ख है। ये उनकी जनता को मूर्ख बनाना और मूर्ख समझना बंद कर दें। बिहार ने में जिस तरह का इन्होंने काम किया है, जिस तरह ये कह रहे थे कि साहब हम जो है मुसलमान को हम ज्यादा सीटें देंगे, तो जो आरजेडी है उसने कितनी सीटें दी वो पता चल गया है। जिनको 1% जिनका जो वोट था बिहार में, उनको आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। मैंने तब भी कई चैनलों पे कहा कि इनको पूरा कैबिनेट डिक्लेयर कर देना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि जो शैडो कैबिनेट है वो तो इन्हीं का होगा। तो इन लोगों ने जिस तरह का काम, एक छत्र राज था 45 साल कांग्रेस का, वहां पे 15 साल आरजेडी का शासन था, उन्होंने क्या करके वहां पे दिखाया। मैं 2 प्राइवेट कार कंपनी में उनका नाम नहीं लूंगा, उन कंपनीज ने अपने शोरूम और अपना सर्विस सेंटर बिहार में नहीं खोला। जब तक आरजेडी की सरकार थी, लोग सर्विस कराने बंगाल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश आते थे। जिस तरह वहां पे अपहरण की घटनाएं घट रही थी, जिस तरह अपराध निरंकुश वहां पे था, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है, और अब जनता वो शासन वापस नहीं चाहती है। जिस तरह के ये लोग कह रहे थे कि नहीं साहब ये लड़के पसंद है, उत्तर प्रदेश ने लड़कों को रिजेक्ट कर दिया, आज बिहार ने भी लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। जो पिछले चुनाव में जो इनका गठबंधन था, जो जितनी उछाल मार सकता था वो मार चुका है। अब वो चीज वापस आने वाली नहीं है। तो ये जो विकास के ऊपर हम चुनाव। सर वापस आता हूं आपके पास। राघोपुर से बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें, तेजस्वी यादव, अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया था, तेजस्वी यादव यहां पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अभी जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा, और कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के जो सीएम पद के जो प्रत्याशी है, जो फेस है एक तरह से,
तेजस्वी यादव वो राघोपुर से फिलहाल पीछे चल रहे हैं और ये ताजा जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं राघोपुर सीट से वो यही कह रहे हैं, ये कहानी कह रहे हैं और तेजस्वी यादव यहां से पीछे चलते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर सतीश यादव जो है जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और देखिए रघुनाथपुर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ ओसामा पीछे चल रहे हैं, विकास कुमार सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है और विनय जी के पास मैं जाना चाहूंगा। देखिए 1273 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये जो लीड है वो कितनी आगे जा पाएगी या फिर तेजस्वी यादव इसको कितना क्रॉस कर पाएंगे? विनय राज जी, एक तो उमाशंकर जी की बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे आप प्रभावित नजर आ रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वोट जो है वो चोरी किया गया है और ये जो मुद्दा है वो अभी भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए उमाशंकर जी एक पार्टी के नेता है, प्रवक्ता अपनी बात कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर का डिबेट आप ही का है, द डिबेट ब्रजेश जी के साथ का मेरा, उसको सुन लें। मैंने उस दिन भी कहा था कि आमने सामने की लड़ाई है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कलर देने का काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उनको होने वाला है क्योंकि जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो छोटे दल खत्म हो जाते हैं और उसका परिणाम दिख रहा है। आमने सामने की लड़ाई में ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहा है। और जैसे जैसे नीतीश कुमार उभर कर सामने आए हैं, आप ग्राउंड रियलिटी जाएंगे, आकलन किसी पत्रकार का गलत हो सकता है और मैं दुर्भावना में बहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आपके भी चैनल पे मैंने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और जब एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी को 3 सीटें दे रहे थे तब भी मैंने कहा था कि लगभग 30 से 35 और 40 सीटें तक सपा जीत सकती है। आपके चैनल पे मैंने बोला है। तो मेरा वो मसला नहीं है कि मैं किसी प्रवक्ता के बातों में उलझूं या बताऊं, लेकिन मैं प्रभावित होकर कोई काम नहीं करता हूं। जो मुझे दिखता है और आकलन पहले कहा जाए वो ज्यादा बेटर होता है। परिणाम आने लगे तब तो कोई भी आंधी में बहने लगता है। जी। मैंने 2012 में कहा था नरेंद्र मोदी जी की तरफ आंधी बह रही, जब लोग कहते थे ब्लोअर की हवा है। अभी का जो मसला है विनय, मैं आपके बात आता हूँ विनय जी, लेकिन ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, अपने दर्शकों को दिखा दे। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। आप देखिए जेडीयू के जो तमाम समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वो इस वक्त जश्न मनाते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें चूंकि 193 सीटों पर फिलहाल एनडीए जो है वो आगे चल रहा है, बढ़त बनाए हुए है। विनय जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी दीजिएगा। वोट चोरी का लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर लगभग 70 लाख वोट जो है वो वहां पर चोरी कर लिए गए। वापस आता हूं आपके पास। चुनाव आयोग ने 239 सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है। ये एक और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी 82 सीटों पर और जेडीयू 80 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये अपडेट इस वक्त देखिए आपको बता दें, जहां बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हुए नजर आ रही है और बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो कांटे का मुकाबला चल रहा है वो यहाँ पर कभी जेडीयू आगे कभी बीजेपी आगे। सीपीआईएमएल भी एक सीट पर बढ़त बना ली है, 6 सीटों पर अब आगे चल रही है और एलजेपी भी जो है बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। 4 सीटें बाकी हैं, 239 का आंकड़ा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आरजेडी 33 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी अब एक और सीट कम होकर 5 सीटों पर आ गई है। चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 4 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो ये 239 सीटों का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर घंटा शंख बजाकर ये जो जेडीयू के जो तमाम समर्थक हैं, एनडीए के जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। विनय जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। और देखिए एक तो वोट चोरी पर ये कहा गया कि इतने वोट काटे गए हैं, वो वोट चोरी की गई है मुख्य चुनाव आयोग पर। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर, बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है, व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश में अव्वल दर्जे पर है। सर कांग्रेस और राजद वोट चोरी। चलिए रिएक्शन लगातार आ रहे हैं, लेकिन विनय जी एक वोट चोरी पर रिएक्शन और एक रिएक्शन इस पर कि 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में गए उसका कितना बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस पर आरोप भी लग रहा है वोट चोरी का, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। 70 लाख को तो छोड़िए, मैं कहता हूं कि आपके भी बूथ एजेंट होंगे ना, हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ एजेंट होते हैं। जी। क्या 7,000 लोगों के भी लिखित कंप्लेन गए जिनके नाम कटे हैं? और अगर नाम मृतक लोगों के जोड़े गए तो इनके बूथ एजेंट क्या कर रहे थे? ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी थी? बूथ एजेंट की जिम्मेदारी। ठीक है, वापस आते हैं। नेताओं को रात में नींद नहीं आएगी। उनके गुंडा राज, माफिया राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करके सिहर उठते हैं। बिहार में जंगल राज आरजेडी का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, एग्रेसिव डिप्टी सीएम यहां पर नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ आरजेडी को निशाने पर ले रहे हैं। जी विनय जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, 70 लाख कह देना बड़ा आसान है कि 70 लाख और चोरी हो गए। 7,000 लिखित कंप्लेन नहीं है। आपने अगर आरोप भी लगा दे, ठीक है, मृतक के नाम जोड़े गए, इनके बूथ एजेंट होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ एजेंट होते हैं। उन्होंने उसकी कंप्लेन क्यों नहीं की? और किसी जायज व्यक्ति का नाम कटा तो उसका जोड़ने का काम क्यों नहीं किया, जुड़वाने का काम क्यों नहीं किया? तो मेरा सीधा कहना है कि आरोप लगा देने से आप अपनी चूक से, अपनी भूल से, अपने मुद्दों के भटकाव से बच नहीं सकते, नंबर 1 जी। और सबसे बड़ी चीज है, महिलाओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कोई आज की बात नहीं है। कोई भी स्टेट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि सबसे बड़ा रेवेन्यू जो उसको एक्साइज से मिलता था, सिर्फ महिलाओं के आग्रह पर एक स्वयं सहायता समूह के बैठक में उन्होंने ऐलान कर दिया कि शराबबंदी। ठीक है, घर घर शराब जाती है, ये भी सच्चाई है बिहार की, लेकिन हकीकत क्या है? अब चोरी चुपके लोग पीते हैं। जो शराब पी के पहले महिलाओं के घर में गरीब गुरबे लोग मारे जाते थे, पैसे उड़ाए जाते थे, अब महिलाएं सरकार से नहीं नाराज हैं, अब वो नाराज है अपने पतियों से कि सरकार ने तो बंद कर दिया, चोरी चुपके भी ये पीते हैं। तो मुद्दा असल है कि जो नीतीश कुमार ने कहा लगभग वो महिलाओं के लिए किया, उसमें 10,000 रुपए भी है, किसी ने बकरी खरीदी, किसी ने गाय की बछिया खरीदी। एक रोजगार के प्रति भी उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की और ये मैसेज दिया कि आधी आबादी के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं। वोट चोरी के मुद्दे पे मैं फिर कहूंगा कि अगर आप 80 लाख और 70 लाख का आरोप लगा रहे हैं तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा वो 80 लाख कौन से लोग हैं। अगर उनका नाम कटा, आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? आप पॉलिटिकल पार्टी, आपके बूथ एजेंट क्या कर रहे थे? उन्होंने नाम क्यों नहीं जुड़वाया? और अगर किसी गलत आदमी का नाम जुड़ा था तो आपने नाम कटवाने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उमाशंकर जी, देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विनय जी को मैं पहले भी सुनता रहा हूँ, ये तथ्यों को आज नकार रहे हैं। बहस इनसे नहीं है, इनका आकलन हो सकता है, लेकिन अभी इन्होंने कहा 7,000 कंप्लेंट भी नहीं पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख लें, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। हाँ, तो देखिए, आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। उमाशंकर जी अपनी बात पूरी करिए और वो कह रहे थे कि ये चुनाव परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। जी उमाशंकर जी। करीब, मैं कह रहा था, नाम जुड़वाने के करीब 1,35,000 आवेदन और एप्लीकेशन वोटर लिस्ट आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करीब 1,000 घुसपैठियों के खिलाफ कंप्लेंट किया और उसकी जांच के बाद करीब 7-8 लोगों के नाम निकल कर आए। बाकी जो 600-700 लोग थे वो सब हिंदू लोग थे। दूसरी बात, जो विनय जी कह रहे हैं कि हमारे बूथ एजेंट हैं कि नहीं, जब बूथ एजेंट है उन्हीं के बीएलएस के कंप्लेंट के आधार पर ही ये सारी चीजें आई। आप कह रहे हैं तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी तीसरी वाली, तो उसमें बिहार के एक गांव के लोगों को लाकर मंच पर खड़ा करके दिखाया। बिल्कुल, मंच पर खड़ा करके दिखाया उन्होंने। और ये वापस आते हैं उमाशंकर जी, एक बार फिर से बता दें, चुनाव आयोग ने 239 सीटों पर आंकड़ा जारी कर दिया है और बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीयू 78 सीटों पर आ गई है, आरजेडी 32 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ही ये जानकारी दी गई है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है
हम वो देखिए 4 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और CPI-ML बिहार में 6 सीटों पर आगे चल रही है। तो चुनाव आयोग की ओर से 239 सीटों का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें अब बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है और 78 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। यहां पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। जेडीयू से ही कहा जाए कि पहले जेडीयू कभी आगे निकलती है तो कहीं पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये दिलचस्प है आंकड़ा, आप देख रहे होगा कि कौन सी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। लेकिन एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं जीत की ओर एक तरफा फिलहाल तो दिखाई दे रहा है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। जी विनय जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर तथ्य नहीं है कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ तौर पर लोगों को वहां पर बुलाया और उसके बाद उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि आप देखिए इन लोगों के ये गलत तरीके से वोट कटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने गलत किया। जी मैं विनय जी कॉन्फ्रेंस की अच्छी बात है, लेकिन उनको कागज देकर चुनाव आयोग मांग रहा था, क्यों नहीं दे दिया उन्होंने लिखित कंप्लेन? ठीक है विनय जी, मैं आता हूं जी। उमाशंकर जी, और सिर्फ इतना नहीं, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को लाके बिहार के लोगों को रखा जिनके नाम कटे थे। कपिल सिब्बल जी ने बाकायदे उन्होंने दिखाया कि कैसे बिहार हरियाणा के करनाल से ट्रेन भर भर के लोग वहां पर ले जाए जा रहे थे। ये चीजें, और फिर दूसरा पूरा सोशल मीडिया उठा के भर लीजिए। राकेश सिन्हा सांसद रहे हैं राज्यसभा के, आप देखिए उनको 2-2 बार वोट डालते, ऐसे सैकड़ों। तो ये जो सारे आरोप हैं विनय जी, इस पर एक छोटा सा जवाब, उसके बाद में शरद जी की ओर जाता हूं। ऐसे सवाल कर रहे हैं तो मैं आज विनय जी की रिपोर्टिंग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हालांकि मैं जानता हूं अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा विश्लेषण है इनका, लेकिन आज का जो इनका विश्लेषण है वो तथ्यों से परे है। ठीक है, मैं विनय जी का रिएक्शन लेता हूं। विनय जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मन माफिक बात बोली जाए सबको अच्छी लगती है। अगर आज परिणाम अगर कांग्रेस के हक में होता तो जाहिर सी बात है तमाम पैनलिस्ट इनके बारे में भी बोलते, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में बोलते, राहुल गांधी के मुद्दों के बारे में बोलते। जब परिणाम आपके खिलाफ जाता है ना, तो आपकी कमियां गिनी जाती हैं और जो जीतता है उसकी अच्छाइयां देखी जाती है। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। अगर बिहार आप गए होंगे तो नीतीश कुमार के इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं था, कोई नहीं। केवल आप बाद में मुद्दा उठा रहे थे कि वो बीमार हैं, वो भूल जा रहे हैं, एबनॉर्मल हरकत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनको प्लस कर गया। बीजेपी भी कंफ्यूज थी। बीजेपी को लग रहा था अगर इनकी सीटें कम आती हैं, हमारी सीटें ज्यादा आती हैं, तो शायद लीडरशिप विधानमंडल दल तय कर दे, भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाए। तो आप ये बात मान के चलिए कि एनडीए एकजुटता से चुनाव लड़ा है, इसको स्वीकार करिए। चुनाव का नॉमिनेशन बिल्कुल। और देखिए विनय जी, कहीं ना कहीं ये भी नजर आया कि उसके बाद से विपक्षी दलों ने भी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक करना बंद कर दिया था। ये कुछ दिनों तक आरोप लगाया गया कि उनकी सेहत खराब है। हालांकि उन्होंने रैलियां भी की और खराब मौसम के बावजूद भी रैलियां की। लेकिन शरद जी, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी के ऊपर कि आप देखिए दिल्ली में भी आप वोट डालेंगे और हरियाणा से भर भर कर बसें ट्रेनें जो है वो बिहार पहुंचाई जा रही हैं, तो ये एक तरह से वोट जो है वो चोरी का एक तरह से आरोप इसको देखा जा रहा है। और इस पर आप क्या कहेंगे कि एक इंसान दिल्ली में भी वोट डालता है, बिहार में भी वोट डालता है, टेक्निकली सही है या गलत है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। शांतनु जी, मैं एडवोकेट हूं और मुझे लगता है कि जब रात के 3:30 बजे अफजल गुरु जो महान समाज सेवी था भारत का, उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को उठाया जा सकता है तो हमारे मित्र कम से कम इस केस में तो उठा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने खुद जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ला के हमको सबूत दीजिए कि किसके वोट काटे गए हैं, किसके जो फर्जी वोट डलवाए गए हैं, आप हमें सबूत ला के दीजिए। एक भी, जितनी हमारी ये वोट तोड़ो, वोट जोड़ो और अपराधियों को भर्ती करो, ये जो पार्टियां हैं, ये एक सबूत सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकी। वो 3 बार उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी सुप्रीम कोर्ट में कि आप आके हमको इसका सबूत दीजिए। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि साहब इसका तुरंत निस्तारण किया जाए, जो भी ये सबूत दे रहे हैं, इन्होंने नहीं दिया। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन वापस आता हूं आपके पास। यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्दी हाजिर होते हैं।